नमस्कार, मैं हूं ममता चतुर्वेदी। एक तरफ देश में समस्याएं विकराल रूप धारण करती जा रही हैं, तो दूसरी ओर राजनीति भी अपने चरम पर है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है सर, संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको जोर शोर से संसद में उठाने वाली है? कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा जो है वो जनता का मुद्दा है, और जनता आज सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी त्रासदी है वो महंगाई है देश के सामने, गरीब लोगों के सामने, किसानों के सामने, मजदूरों के सामने। रोजगार का बड़ा समस्या छात्रों का है, मजदूरों का पलायन का मुद्दा है, उससे जो बड़ा भ्रष्टाचार का है, अभी राफेल का बड़ा इशू आया है। तो इस सब इशू पर चर्चा होना चाहिए, और ख़ास करके कोरोना महामारी में जिस तरह से नाकाम रही है भारत सरकार, वो भी बड़ा इशू है कि ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, अस्पतालों में जो ज़रूरी दवाइयाँ थीं वो नहीं मिल पा रही थी, बेड नहीं मिल रहा था लोगों को, और 4-5 लाख तो ऑफिशियल फिगर है, मरे होंगे 50 लाख लोग। तो ये सब बड़ा इशू जो देश के सामने है, कांग्रेस पार्टी उठाएगी पूरे मुखरता से। क्योंकि अगर देखा जाए तो महंगाई, बेरोजगारी, ये जो तमाम मुद्दे हैं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, और महंगाई और पेट्रोल डीजल की जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं काफी चरम पर हैं, लोग इससे परेशान हैं। क्या आपको लगता है कि इन तमाम मुद्दों को आंदोलन का शक्ल देने में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई? कल ही नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बंद था लॉकडाउन की वजह से, लेकिन लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। कल ही हम तो जा रहे हैं बिहार, और साइकिल जुलूस निकल रहा है, हजारों लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ वो मार्च है। तो ऐसा नहीं है, सब जगह ये हो रहा है, और कांग्रेस को चलाने की जरूरत नहीं है। ये मुद्दा तो घर घर से जुड़ा हुआ है। गरीब लोग खुद ही गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं मोदी जी के शासन चलाने के तौर तरीके से। और ये बात सबको मालूम है, जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर, डीजल पर, ये तो भारत सरकार का काम है। और मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, जिस कंस्टिट्यूंसी को मैं लोकसभा में रिप्रेजेंट करता था, ठीक बगल में नेपाल है। नेपाल जैसा गरीब देश में भी 20 से 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल सस्ता मिल रहा है। आपका पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है भारत के कंपैरिजन में, बट वहाँ भी सस्ता है। श्रीलंका में सस्ता मिल रहा है पेट्रोल डीजल, बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल सस्ता है। तो और मान लीजिए मैं आज मेंबर पार्लियामेंट हूँ, 800 लोग हैं मेरे सहयोगी साथी लोकसभा और राज्यसभा मिला के। आप 10 करोड़ रुपया जो विकास फंड था उसको भी आपने कोरोना के नाम पर ले लिया, और एक तरफ जीएसटी लाखों करोड़ में आप कलेक्शन दिखाते हैं। तो ये मुल्क अकेले केवल प्रधानमंत्री से थोड़ी चलेगा, कि एक सामूहिक जिम्मेवारी से चलनी चाहिए। लोगों का, सभी पार्टियों का विचार विमर्श करके चलना चाहिए। जिस अर्थव्यवस्था को मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पटरी पर लाया गया और पूरी दुनिया देख रही थी भारत की तरफ, वो अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। क्योंकि देखा जाए तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लगातार बीजेपी सवाल खड़े करती रही है, और यही बीजेपी सत्ता में है। 70 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल, ये मुख्यमंत्री थे उस समय गुजरात के प्रधानमंत्री, 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को जिस तरीके से इसको उठाना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म? कांग्रेस तो उठा ही रही है, दूसरी पार्टियां भी उठा रही है, बट ये संवेदनहीन सरकार है। संवेदनहीनता का ये पराकाष्ठा है। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि वो 7 रेस कोर्स में बैठ के जो रियल भारत है, रियल हिंदुस्तान है, वो गरीबी और भुखमरी में जो जी रहा है, उसकी समस्याओं की तरफ ध्यान जाना चाहिए। लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है। अगर किसान आंदोलन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर रुख क्या है, और क्या आप लोग संसद में किसानों की लड़ाई लड़ने वाले हैं? नहीं, मैं 2 बार बोल चुका हूँ इस मुद्दे पर संसद में भी। मैं इस महकमे का मंत्री भी रहा 2004 से 9 तक। मैं जानता हूं ये जो काम कर रहे हैं ये किसान विरोधी बिल है, और इसीलिए लाख प्रयास के बावजूद किसान नहीं मान रहे हैं, क्योंकि सीधा ये खेत और खलिहान पर आक्रमण लगता है उनको।
और कभी भी किसान आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है। आप देख लीजिए, आज़ादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत में भी जब किसान उठ खड़ा हुआ तो 1917 या 18 में जो आंदोलन था, महात्मा गांधी को उसमें बुलाया गया था, चंपारण का जो आंदोलन था, और फिर उनकी बात मानी गई किसानों की। तो जब ब्रिटिश हुकूमत उनकी बात मानी तो आप तो प्रजातांत्रिक सरकार हैं, लोगों के द्वारा उन्हीं के वही किसान आपको वोट देके यहाँ ले आए हैं, और उनके साथ भी इस तरह का आप धोखाधड़ी करिएगा तो ये किसान बैठने वाले नहीं हैं। और जो भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी पंचायत में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। एक बड़ा चुनाव हुआ बंगाल में, वहां आपको पराजय देखना पड़ा। तो नॉर्थ इंडिया में तो और हालत खराब है। लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस आंदोलन तो गुमराह हो चुका है। इशारा कांग्रेस पार्टी पर है कि कांग्रेस पार्टी किसानों को गुमराह कर रही है। इसमें गुमराह क्या करना है, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, उनके खेत खलिहान के इंटरेस्ट के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। इसमें कोई पीछे से कोई ये नहीं कर रहा है। हम लोग पूरी मुस्तैदी से किसानों के समस्याओं के साथ खड़े हैं, उसमें गुमराह करने की क्या बात है। खेत खलिहान पर कोई सरकार की नीतियों से आक्रमण होगा तो उसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी सीरियस नहीं है किसानों को लेकर? संवेदनहीन है। मैं जो आपको एक वर्ड हिंदी का पहले बोला, मैं उसको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये सरकार के संवादहीनता और संवेदनहीनता का पराकाष्ठा है। सरकार को ठीक ढंग से उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए, न कि हठधर्मिता से आगे बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राजद्रोह का कानून है उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको अपने फायदे के लिए बनाया था। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? नहीं, इसमें कांग्रेस पार्टी का रुख साफ होना चाहिए कि लोगों के हित में कोई कानून होना चाहिए। लेकिन कानून का आप दुरुपयोग करने लगिए, कोई सरकार दुरुपयोग करके लोगों को फंसाने लगे तो ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और इसी तरफ इशारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी है। इसके अलावा अगर बिहार की बात करें, आप खुद भी बिहार से आते हैं और जिस तरीके से लोजपा के साथ हुआ है वो जग जाहिर है, सबको पता है। आरजेडी ने एक ऑफर दिया चिराग पासवान को अपनी पार्टी में आने के लिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी चाहती है कि चिराग पासवान उनकी तरफ आ जाए। क्या सभी लोगों का ध्यान लोजपा के वोट बैंक पर है? देखिए, सब लोग बिहार में जानते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से मेरा भी बहुत अच्छा रिश्ता था और हम लोग उनका सम्मान करते थे, पूरा बिहार सम्मान करता था। जो चिराग पासवान जी के साथ हुआ है वो सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों या यहाँ भारतीय जनता पार्टी हो, लोगों ने मिल के उनके साथ धोखा किया है। लेकिन आज भी जो वोट बैंक है वो चिराग पासवान जी के साथ वहाँ है। लोग उनके साथ खड़े हैं, न कि जो ये एमपीज का बंटवारा हो जाने से कुछ नहीं होता है। और आने वाले समय में देखिएगा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में ही पार्टी वो चलेगी। इसके अलावा अगर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की कैसी है उसकी पोल खुल गई, सारी दुनिया ने देखा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी हुई, उससे भी समझ में आ गया। क्या आपको लगता है कि अगर तीसरी लहर आ जाती है तो बिहार सरकार निपटने में सक्षम है? बिल्कुल सक्षम नहीं है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे चल रहा है। वहाँ के हॉस्पिटल्स और खास करके जो छोटा मोटा जांच भी है, एमआरआई अगर कराना रहे तो किशनगंज से या जमुई जो दूसरा कोना है 200-300 किलोमीटर चल के पटना आके ही कराना पड़ेगा। कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में न डॉक्टर हैं, न नर्सेज हैं, न टेक्निकल स्टाफ है, न मशीन है। वो भगवान भरोसे लोग वहाँ के हैं। और ये केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस के एमपी की हैसियत से नहीं कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से जो नीति आयोग है, जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के मातहत काम करती है, सभी राज्यों का ब्यौरावार वो ये करती है कि किसका क्या किस विभाग का रहा है। स्वास्थ्य महकमा बिहार का 28 राज्यों में पिछले साल भी 28वें स्थान पर था और इस बार भी आप नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए, फिर 28 राज्यों में 28वें स्थान पर, अंतिम स्थान पर असम के साथ है। इसके अलावा अगर बिहार की बात करें, वहां पर एक परमानेंट समस्या है बाढ़ की।
पहले आप लोगों की सरकार थी, फिर लालू प्रसाद यादव जी की सरकार आई, अब नीतीश कुमार कई सालों से वहां के सत्ता में है। लेकिन देखा जाए तो बाढ़ की जो समस्या है वो जस की तस है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार उसका समाधान हो क्यों नहीं पा रहा? देखिए, आप जो अभी सवाल उठा रहे हैं वो उसके लिए मैं केवल बिहार सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता। इंटरनेशनल बाउंड्रीज है और नेपाल की नदियों से पानी वहां आता है, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज का मामला भारत सरकार का हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, दूसरी सरकारें रही हो, अभी 10 साल से मोदी जी की सरकार है, तो जब तक भारत सरकार इंटरफेयर करके और इस काम में नहीं ये करेगी तब तक बाढ़ की समस्या से बिहार का लोग निजात नहीं पा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो समस्या तो सबको पता है कि हर साल आना है, तबाही बाढ़ की आती ही आती है, लेकिन फिर भी उसका कोई सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, मिट्टी का बांध बनाया जाता है। उसमें दोनों का जो डबल इंजन का सरकार का दावा करते हैं लोग, तो मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को बैठ के उसका रास्ता निकालना चाहिए नेपाल से बात करके। तो क्या आपको लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार वो फेलियर साबित हो रही है बिहार में? तो इसमें हमको कहने की जरूरत है, हर फ्रंट पे, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इरिगेशन हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोरोना हो, सब फ्रंट पे तो फेल ही है। अगर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो 2 लोगों का नाम चल रहा है, तारिक अनवर जी का और शत्रुघ्न सिन्हा जी का। क्या आपको लगता है कि इनमें से अगर कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो बिहार में जो कांग्रेस है उसका कायापलट हो पाएगा? अब अगर बात चल रही, मुझे तो नहीं मालूम। अभी तो मदन मोहन झा जी वहाँ अध्यक्ष हैं, तो अगर आला कमान समझती है तो जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर सकती है, जिनको बेहतर समझेगी उसको करेगी। इसके अलावा अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात करें सर, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लेकर आए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यसभा सांसद हैं जो राज्यसभा में इस बिल को पेश भी कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है इसलिए ये सब हो रहा है? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन कानून के माध्यम से ये नहीं हो सकता है। पहले भी सरकारें प्रयास की हैं और उसमें सरकारें फेल हुई है। जब तक लोगों को जागरूक सरकार नहीं करेगी, और सरकार को डिफरेंट एनजीओज को, बुद्धिजीवी वर्ग को, वकालत खाना को, चिकित्सकों को, जो रिलीजियस सेंट्स हैं, साधु समाज है, सबको लगा के लोगों को जागरूक नहीं करेगी, तब तक इस पे हम लोग नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात करें तो आप लोगों का रुख क्या है इस पर? नियंत्रण होना चाहिए। जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि उसके नीचे जनसंख्या के दबाव की वजह से विकास अवरुद्ध हो रहा है। लेकिन मैं जो पहले बात आपको कहा, मैं उस पर कायम हूँ। कानून मेरे यहाँ जैसे शराबबंदी का कानून नीतीश जी ने लाया, लेकिन शराबबंदी तो है नहीं, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया। शासन प्रशासन सबकी मिली जुली, ये से जहाँ जो चाहे, जिस घर में बैठ के आपको आधा घंटा में लोग शराब की बोतल पकड़ा देंगे ज़्यादा दाम पर। दहेज विरोधी कानून पहले बना हुआ है, लेकिन क्या दहेज रुका? तो केवल कानून बना देने से ये काम होने वाला नहीं है। इस पे सरकार को भली भांति विचार करके सभी राजनीतिक पार्टियों से, डिफरेंट बुद्धिजीवी वर्ग से, एनजीओ से मिला जुला के एक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। क्योंकि जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार कानून बनाने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं की सहयोगी पार्टी है नीतीश कुमार, बिहार में मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि कानून नहीं बल्कि जागरूकता की जरूरत है। दोनों ही में तो वही तो, शराब में भी तो लोग बोल ही रहे थे, तो वो भी फेल हुए हैं, पूरी तरह से फेल हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कमलनाथ और प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसका निश्चित उत्तर मैं नहीं दे सकता। ये सवाल का उत्तर आपको आदरणीय सोनिया जी दे सकती हैं, मुझे नहीं मालूम। और इतने बड़े निर्णय में हम लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। अगर देखा जाए तो आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगातार चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, अंतर्कलह की खबरें आती रहती हैं। क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है? देखिए, इस जहाँ भी अंतर्कलह होगा नुकसान तो होना स्वाभाविक है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई और दूसरी राजनीतिक पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जिसमें भी अंतर्कलह होगा उसका नुकसान और खामियाजा
भुगतना पड़ता है पार्टी को। तो अंतर्कलह को कम करने की कोशिश में आलाकमान लगी हुई है, लोगों से बात करके सब ठीक करने की कोशिश हो रही है। तो आपको लगता है कि जल्द ही मसला सुलझ जाएगा? निश्चित रूप से सुलझना चाहिए। सब लोग समझदार, होशियार और परिपक्व लोग हैं, तो इसमें मामला जरूर सुलझेगा। इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें तो 25 जुलाई को वो दिल्ली दौरे पर हैं। सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी, शरद पवार से मुलाकात करेंगी, यानी कि गैर बीजेपी जितने भी दल हैं उन तमाम लोगों से मुलाकात करने वाली हैं। क्या कांग्रेस पार्टी उनको तीसरे मोर्चे के नेता के तौर पर देख पाएगी? इसका भी निश्चित उत्तर मेरे पास नहीं हो सकता है। इसमें कांग्रेस आलाकमान जो फैसला करेगी वही फैसला होगा। इसके अलावा अगर कोरोना संक्रमण की बात करें सर, तो जिस तरीके से हालात देश भर के बने हुए थे, सारी दुनिया ने देखा, देश के लोग बहुत परेशान रहे। क्या आपको लगता है कि उस मसले को, उस मुद्दे को विपक्ष भुनाने में कामयाब नहीं रहा? विपक्ष को इसमें भुनाना कुछ नहीं था, लेकिन जनता त्राहिमाम की है और मोदी जी बाकी चीज़ों में, विकास में दावा करते थे कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, लेकिन इसमें जरूर विश्व गुरु बन गया है। जितनी संख्या में लोग मरे, जितनी संख्या में लोग आक्रांत हुए और परेशान हुए, उसमें विश्व के किसी भी देश से ये आंकड़ा ज़्यादा है भारत में। क्योंकि अगर टीकाकरण की बात करें, सबको पता है कि कोरोना से निदान का एकमात्र उपाय है टीकाकरण। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से टीके को उपलब्ध करा रही है वो सफिशिएंट मात्रा में है? क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान से, केरल से डिमांड लगातार होता रहता है और ऐसी खबरें आती हैं कि सरकार उतना मुहैया नहीं करा पा रही है जितना चाहिए उनको। टीकाकरण पूरे दुनिया में हो रहा है और सभी, चाहे वो विकसित देश हो या कम विकसित देश हो, सभी लोग कर रहे हैं। भारत में भी टीकाकरण हो रहा है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन भारत में टीकाकरण से ज्यादा विज्ञापन हो रहा है। बाकी देशों में, इजराइल में हो गया ऑलमोस्ट टीकाकरण, अमेरिका में हुआ, जर्मनी में हुआ, फ्रांस में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, लेकिन वहाँ टीकाकरण हो रहा है, विज्ञापन नहीं चल रहा है। भारत में विज्ञापन ज्यादा चल रहा है, टीकाकरण कम हो रहा है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री केवल बातचीत कर रहे हैं, उसका निराकरण कम हो पा रहा है? आज भी उन्होंने केरल और आंध्र प्रदेश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है। ये तो प्रधानमंत्री जी का काम है कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करके उसको टीकाकरण को कराएं, लेकिन टीकाकरण इतने बड़े देश में, इतने बड़े आबादी में कितना % हो गया? कम है। क्योंकि केंद्र तो ये दावे कर रहा है कि जितना देश भर में वैक्सीनेशन की जरूरत है, वो जितनी उपलब्धता है उस हिसाब से मुहैया करा रहे हैं। आपको इन दावों में कितनी सच्चाई लगती है? जैसे प्रधानमंत्री जी का दावा हर चीज में हुआ करता है, इसमें भी वैसा ही दावा है। दिसंबर तक अगर देश में टीकाकरण हो जाए तो हम लोग बधाई देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है। क्योंकि अगर यूपी की हम बात करें तो वहां पर लगातार योगी सरकार भी कह रही है कि जितना कोरोना संक्रमण को लेकर जिस तरीके से विपक्ष उनको घेर रहा था, क्योंकि देखा जाए तो प्रियंका गांधी अक्सर ही सवाल खड़ी करती रही हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि इन लोगों का तो मकसद केवल सवाल खड़े करना है, ट्विटर से ये बाहर नहीं निकलते। अभी तो शायद वहीं उसी दौर यूपी के दौरे पे हैं प्रियंका जी जी, और जिस दौर की बात योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं उसमें सब लोग ट्विटर पर ही था, सब लोग घरों में बंद था। सरकार, जहाँ की चाहे राज्य सरकारें हो या भारत की सरकार है, सबको बंद कर रखा था। क्योंकि देखा जाए तो अक्सर ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ट्वीट करते रहे हैं वैक्सीन की कमी को लेकर। बीजेपी ये आरोप लगाती है कि राहुल गांधी को जुमलेबाजी से बाहर आना चाहिए, उनको जमीन पे आना चाहिए। इस जनवरी को छोड़ दी, पिछले जनवरी में ही राहुल गांधी जी ने आगाह किया था सरकार को, और जो बातें उन्होंने कही थी अक्षरशः सच साबित हो रही हैं 1-1.5 साल में जी। तो राहुल जी के बात को सरकार अगर गंभीरता से लेती तो इतनी बड़ी आबादी जो मरी है वो शायद बच जाती, और ये जो लोग काल कलवित नहीं हुए, जो परेशान हुए, उस परेशानी से भी लोगों को बचाया जा सकता था। तो क्या
आपको लगता है कि दूसरी लहर जो आई थी और जिस तरीके से देश भर में तबाही हुई, लोगों की मौतें हुई, कि संख्या लोग गिन नहीं पा रहे थे, तो उसके पीछे केंद्र सरकार की बड़ी लापरवाही है? लापरवाही निश्चित रूप से है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बीजेपी के सांसद भी हमको मिलते हैं, एमएलएज मिलते हैं, वो लोग भी दबी जुबान में कहते हैं कि नहीं, शायद गंभीरता से लेनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर कांवड़ यात्रा की बात करें, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है जहां पर कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है जहां पर कांवड़ यात्रा को अलाउ कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आ गया है और बोला है कि आप पुनर्विचार कीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करती, लेकिन अगर दो राज्यों की हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और दोनों में फैसले अलग अलग होना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है? अब ये तो वहाँ के सरकार का फैसला लेना है और सरकार ने जो फैसला लिया, मुझे लगता है अभी के हिसाब से वो गलत फैसला है। और चुनाव को देखते हुए, चूंकि उत्तर प्रदेश में तुरंत चुनाव है, इसलिए इस तरह का फैसला लिया है। कुंभ हुआ, कुंभ में के चलते कितनी परेशानी हुई, उसको भी रोक लगाना चाहिए था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का जो ये सब निर्णय है, ये गलत है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, 3 दिवसीय उनका दौरा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो पुराना वोट बैंक है वो धीरे धीरे करके रिवाइव होगा, वापस आएगा? निश्चित रूप से आएगा। जितना लोगों को गुस्सा है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, वहाँ योगी जी से, तो सब लोग देख रहा है कांग्रेस की तरफ। इसके अलावा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रही है और आने वाले समय में चुनाव भी बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, गोवा हो गया, इन तमाम राज्यों में चुनाव है, तो क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे जनसंख्या की तरह ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो जाती हैं? अब जनसंख्या की तरह तो कहना गलत होगा, लेकिन निश्चित रूप से जिन राज्यों में चुनाव आता है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के दावे और लोगों को बरगलाने का काम करती है। उसी तरह का वादा होता है, जो वादा कभी पूरा नहीं हो सकता है। सूरज चांद तोड़ने की बात लोग करते हैं, तो वो संभव नहीं है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि इन दावों का कोई मतलब नहीं है। आखिरी सवाल आपसे सर, कोरोना संकट काल है, दूसरी लहर से अभी हम जूझ रहे हैं, तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में आप देशवासियों से, बिहार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, सतर्क रहना चाहिए। जो 2 गज की दूरी का ये है, उसका पालन करना चाहिए। भीड़ से लोगों को अलग रखना चाहिए अपने को। शादी ब्याह में कम लोग शामिल हों, सतर्कता के साथ रहें, यही इसका उपाय है, और तो कुछ है नहीं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अपने ही घर की लड़ाई से परेशान है। ऐसे में बड़ा सवाल, जब कांग्रेस पार्टी अपने घर की ही समस्या को नहीं सुलझा पा रही है तो देश से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को कैसे घेरेगी? फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.